जनवरी 2024 के ज्योग्राफी के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें क्या क्या बिहार से भी रिलेटेड है और भारत से भी रिलेटेड, उसकी चर्चा करेंगे हम। तो भारत के संदर्भ में अगर देखिएगा तो वन लाइनर के रूप में हो जाएगा 1/2024। 15 जनवरी 2024 को भारतीय मौसम विभाग की 150वीं वर्षगांठ मनाया गया। भारतीय मौसम विभाग की 150वीं वर्षगांठ मनाया गया। तो यदि इसका स्थापना 15 जनवरी 1875 को हुआ था। भारतीय मौसम विभाग जो पूर्वानुमान मौसम का जारी करता है, उसकी स्थापना का 150वीं वर्षगांठ मनाया गया, उस चर्चा में था। वर्तमान मौसम विभाग के अध्यक्ष हैं डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र हैं। समझ गए? तो ये एक चर्चा का विषय था। उसी प्रकार एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ, ज्योग्राफी का शब्द है पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ का मतलब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है? भूमध्य सागर से चला हुआ चक्रवात हिमालय की पहाड़ी से ठंडी बर्फ लेकर के पूरे उत्तर भारत को, भूमध्य सागर से बना चक्रवाती हवाएं जो हिमालय की बर्फीली क्षेत्र से गुजरते हुए पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड तथा बारिश का कारण होता है। अभी आप देख रहे हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते पूरी तरीके से कड़ाके की शीतलहर पड़ी जनवरी में और चक्रवाती वर्षा भी होती है। तो इस तरीके से ठीक है ना? बारिश का कारण होता है। समझ गए ना बात? तो इस तरीके से
ये सब ज्योग्राफिकल टर्म्स हो गया आपका भारत के संदर्भ में। और अभी तक कड़ाके की ठंड जब तक पड़ते जा रहा है तो इसका जब भी देखते होंगे कि बर्फीली हवाएं चलती है, बारिश होता है। तो जो भारत में बारिश का दो कारण मुख्य रूप से जाता है, उत्तर पूर्व मानसून, दक्षिण पूर्व पश्चिम मानसून। तो दक्षिण पश्चिम मानसून जो हिंद महासागर के क्षेत्र में बनता है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में, तो ये गर्मी में बढ़ता है। और जाड़े में उत्तर पूर्व मानसून के चलते बारिश होती है, खासकर तमिलनाडु में। लेकिन भारत में एक वर्षा के कारण ये भी होता है, जो माघ के महीने में जिसको मघेड़ कहा जाता है, तो ये भूमध्य सागर से चला चक्रवात भी एक वर्षा का कारण होता है, जो रबी फसल के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो अभी का जो वर्षा का रूप है क्या है? भूमध्य सागर से चला चक्रवात। तो इस तरीके से ज्योग्राफी से रिलेटेड भारतीय मौसम विभाग की बात मैंने किया और पश्चिमी विक्षोभ की बात किया। अगर आप लिख लिए हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। अब बिहार के संदर्भ में अगर कीजिएगा ज्योग्राफी, बिहार संदर्भ में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज है, 2 जनवरी को बिहार में जल जीवन हरियाली दिवस के रूप में मनाया जाता है। जल जीवन, क्योंकि इसी दिन चेन एक बना था, मानव श्रृंखला, उसी की याद में जल जीवन हरियाली दिवस। तो सवाल है कि जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत कब हुई? जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत देखिए, इसके साथ 2 टर्म है। एक तो उद्घाटन हुआ था 2 अक्टूबर को, लेकिन पटना में बाढ़ बारिश होने के चलते इसको केवल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2 अक्टूबर 2019 को पटना के बापू भवन से, अशोक सेंटर से, कन्वेंशन सेंटर से इसको शुरुआत किया था। लेकिन वह पर काम करना शुरू हुआ था 26 अक्टूबर को। एक बार बीपीएससी पूछा था किस दिन शुरुआत हुई थी। उद्घाटन का उद्घाटन 2 अक्टूबर 2019 को, लेकिन इस पर कार्य शुरू 26 अक्टूबर 2019 को। यही क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी। तो अब तक की 2019 से लेकर के 19, 20, 21, 22, 23, पिछले 5 वर्षों में जल जीवन हरियाली अभियान का क्या उपलब्धि रही। तो अगर आपको कल के डेट में क्वेश्चन आता है कि बिहार में, एक शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा, मान लीजिए 100 नंबर का, 100 शब्द में, कि बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की अब तक की उपलब्धि। और जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत क्यों हुई थी? पर्यावरण जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए बिहार सरकार का प्रयास। अगर वहाँ पर ही आएगा तो वहाँ भी लिखना पड़ेगा आपको। तो जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत बिहार सरकार ने, जिस तरीके से खेती प्रभावित हुआ है, नदियों में अतिक्रमण हुआ है, हर जगह जिस तरीके से
तबाही हुई है, उससे निपटने के लिए बिहार सरकार ने जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए जल जीवन हरियाली अभियान का शुरुआत किया। कहा कि जल और हरियाली दोनों के बीच जीवन रखा गया है। जीवन तभी संभव है जब जल भी रहे, हरियाली भी रहे, यानी पौधारोपण का भी 11 विभाग को इससे जोड़ा गया है। पर्यावरण, वृक्षारोपण से लेकर के जल अतिक्रमण जो भी नदियों के तट पर हुआ है, आहर नाहर जो भी हुआ है, कुओं का पुनरुद्धार हुआ है, मौसम अनुकूल खेती की शुरुआत हुई है, इस तरीके से सारा चीज़ किया गया है। तो उसी पर हम लिखने जा रहे हैं कि अब तक की उपलब्धि, इसमें 11 विभागों पर आधारित यह अभियान अब तक की उपलब्धियां। तो पहला क्या है, 29,000 से अधिक सार्वजनिक जल संचयन संरचनाओं को अतिक्रमण मुक्त किया गया। जितने जल स्रोत थे उसको अगर जिस जिन्होंने ने पढ़िए, माइक आप बंद कर दीजिए। उसको बताइए। नहीं अभी ब्लैक नहीं करेंगे। बुला लेना। कंटिन्यू रहेगा सर, वो आएगा भी तब भी कंटिन्यू रहेगा। रिकॉर्डेड डाल देंगे, नेट ठीक नहीं है। नहीं आ रहा था, लड़का सब कहने लगा सर क्लास नहीं दिख रहा है। नेट की वजह से होता है, नेट थोड़ा स्लो। तो मुक्त किया गया। इसके बाद 82,000 से अधिक तालाबों, पोखरों, आहरों, कुओं का जीर्णोद्धार हुआ।
50,000 से अधिक नए जल स्रोत एवं 11,000 से अधिक चेक डैम तथा जल संरचनाओं का निर्माण किया गया। पंद्रह करोड़ से अधिक पौधारोपण कार्य किया गया। रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैविक कृषि एवं सौर ऊर्जा उपयोग को प्रोत्साहन दिया गया। समझ रहे हैं बात? हेलो, हो गया क्लास में। तो 2 जनवरी जल जीवन हरियाली अभियान दिवस। जल जीवन हरियाली अभियान का उद्घाटन 2 अक्टूबर 2019 को, लेकिन इस पर कार्य शुरू 26 अक्टूबर 2019। इसमें 11 विभागों पर आधारित यह अभियान। अब तक की उपलब्धियां: 29,000 से अधिक सार्वजनिक जल संचयन संरचनाओं को अतिक्रमण से मुक्त किया गया। 82,000 से अधिक तालाबों, पोखरों, आहरों, कुओं का जीर्णोद्धार हुआ। 50,000 से अधिक नए जल स्रोत एवं 11,000 से अधिक चेक डैम तथा जल संरचनाओं का निर्माण किया गया। 15 करोड़ से अधिक पौधारोपण कार्य किया गया। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जैविक कृषि और सौर ऊर्जा उपयोग को प्रोत्साहित किया गया। करते रहिए ना सर, नेट की वजह से नेट दिक्कत है। बाद में डाल दिया जाएगा, रिकॉर्डेड वीडियो चला जाएगा। कंटिन्यू रखिए सर। हो जाएगा। रख लीजिए ना इसमें से। ठीक। अब बिहार नदी जोड़ो कार्यक्रम। नदी जोड़ो कार्यक्रम में सबसे बड़ी चीज है कि बिहार में कई नदियों को जोड़ने का काम हो रहा है।
बिहार में कई नदियों को जोड़ने पर कार्य शुरू। पहला है कोसी मेंची लिंक नदी जोड़ो योजना। इस योजना के तहत अररिया जिला में पूर्वी कोसी मुख्य नहर के पानी को किशनगंज जिले में मेची नदी में मिलाया जाएगा। इसे राष्ट्रीय परियोजना में शामिल किया गया है। इस योजना से अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार जिले को फायदा होगा। ठीक है। इसके बाद अलग है एक बागमती शांतिधार बूढ़ी गंडक घाघरा लिंक योजना। बागमती, शांतिधार, बूढ़ी गंडक नदी जोड़ो में बागमती
नदी पर समस्तीपुर जिले में शांतिधार से जोड़ा जाएगा और फिर गंडक नदी में मिलाया जाएगा। इससे समस्तीपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, शिवहर जिले को लाभ। एक और योजना है गंडक माही गंगा नदी जोड़ो योजना। ये गोपालगंज में गंडक नदी से शुरू होकर सारण के पास गंगा मिलाया जाएगा। इससे गोपालगंज, सिवान, सारण को फायदा होगा। ये हो गया नदी जोड़ो कार्यक्रम में बिहार से रिलेटेड। अब थोड़ा इसका बैकग्राउंड बताते हैं। भारत में नदी जोड़ो परियोजना की परिकल्पना पहली बार 1858 में मद्रास प्रेसिडेंसी के इंजीनियर आर्थर कॉटन ने किया था
बाद में 1972 में के.एल. राव दिनासा दस्तूर आदि ने आगे बढ़ाया। अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे अमृत क्रांति नाम दिया। अमृत क्रांति नाम दिया पहला नदी जोड़ो 2005 में यूपी के बेतवा प्लस एमपी के केन नदी को जोड़कर शुरुआत हुई और इसके बाद भारत के प्रदीपीय भारत से लेकर के बढ़िया डिस्टर्ब हुआ क्लास। अब नदी जोड़ो कार्यक्रम के लाभ कर्म के लाभ क्या है? लाभ है बाढ़, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई सुविधा बांध, पनबिजली, मछली पालन, पर्यटन, मनोरंजन का विकास। जबकि हानि है पर्यावरण, विस्थापन, आपदा संकट, जंगलों की कटाई, जैव विविधता, का संकट, राज्यों के बीच एक नई जल विवाद।
ये सब जल जीवन क्या कहा जाता है, नदी जोड़ो कार्यक्रम के लाभ हुए और एक फायदा हुआ। तो इस तरीके से ज्योग्राफी से रिलेटेड भी ये सब चीज़ की मैंने चर्चा किया। उसके बाद जो चर्चा होगी वह है बिहार में घड़ियाल और कछुआ का पहला प्रजनन केंद्र पश्चिम चंपारण में बेतिया की गंडक नदी में बनाया जाएगा। ये तय किया गया है कि गंडक नदी में कछुआ और घड़ियाल का एक केंद्र बनाया जाएगा। तो ये ज्योग्राफी से रिलेटेड हुए चर्चा का कारण। अब कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जहाँ तक बात करेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सबसे पहले इसरो की जिक्र करेंगे। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 2 चीज़ किया है। 1 जनवरी 2024 क्या किया है, पहला एक्सपोसैट यानी एक्सपोसैट श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया। इसका उद्देश्य ब्लैक होल का अध्ययन करने में मदद मिलेगी। ये हो गया एक्सपोसैट के बारे में। एक्सपोसैट का मतलब एक्स-रे पोलीमीटर ब्लैक के अध्ययन के लिए किया जाए, ब्लैक होल के अध्ययन के लिए अंतरिक्ष में। दूसरा चीज है ये छोड़ा गया है PSLV C-58 से। PSLV रॉकेट का 58 मिशन में मुख्य एक्सरे पोलीमीटर उपग्रह को पृथ्वी के 650 किलोमीटर के ऊपर निचली कक्षा में स्थापित किया गया
और इस तरीके से इसे ब्लैक होल की अध्ययन किया जाएगा। ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल अंतरिक्ष में ऐसी जगह होती है जहाँ गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत अधिक होता है। इसके प्रभाव क्षेत्र में आने पर कोई भी वस्तु यहाँ तक कि प्रकाश भी इससे बच नहीं पाता है। कहा जाता है कि इनमें कई सूरज की जितनी किरणें ऊर्जा होती है, कई सूरज के बराबर इसमें ऊर्जा होती है। इसमें सामने वाली चीज़ों को पता नहीं चलता। ब्लैक होल्स कई अरब सालों तक जिंदा रह सकता है और इस तरीके से इस अध्ययन से अंतरिक्ष की समझ बेहतर होगी, वैज्ञानिकों को लाभ मिलेगा, समय और स्पेक्ट्रम विज्ञान आधारित अवलोकन की क्षमता बढ़ेगी। इस तरीके से ब्लैक होल के अध्ययन के लिए एक्सपो साइट एक महत्वपूर्ण काम करेगा। 6 तारीख को क्या हुआ? 6 जनवरी 2024 को आदित्य एल जो छोड़ा गया था, आदित्य एल 1 सूर्य मिशन कामयाब 6 जनवरी को हुआ। सूरज के अध्ययन के लिए भारत का पहला अभियान आदित्य एल 1 पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर सूरज पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज पॉइंट 1 L1 तक पहुंचा है। जो पहुंचा है वहां पर 2 वर्षों तक का अध्ययन करेगा सूर्य की। सूर्य और पृथ्वी के बीचों बीच ये पहुंच चुका है। L1 पॉइंट के आसपास के क्षेत्र के हेली ऑर्बिट के रूप में जाना जाता है, जो सूर्य और पृथ्वी प्रणाली के बीच मौजूद 5 स्थानों में से एक है, जहां दोनों पिंडों का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के बीच साम्यता है। मोटे तौर पर यह स्थान है जहां दोनों पिंडों की गुरुत्व शक्ति एक दूसरे के प्रति संतुलन बनाती है। यहाँ मौजूद वस्तु सूर्य या पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में नहीं आता है। इससे क्या होगा? सूर्य के रहस्यों के बारे में पता चल सकेगा। तो इस तरीके से आदित्य L1 की बात किए तो इसरो का बारे में आप जानते हैं कि इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969। मुख्यालय है बेंगलुरु और वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर एस सोमनाथ।
इसका प्रक्षेपण स्थल का नाम है श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा, जिसके जगह का नाम है सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र। तो इस तरीके से इसरो का 2 अभियान कल के डेट में कुछ अच्छा। अभी आदित्य L1 कब हुआ था? 2 सितंबर 2023 को लॉन्च हुआ था, 6 जनवरी को पहुंचा। कल भी वो बहुत सारा अध्ययन करके भेजा है। उसके बाद उसके पहले चंद्रयान 14 जुलाई को भारत ने भेजा था, चंद्रयान 3, और इस प्रकार वह पहुंचा था 23 अगस्त को। जिसको आप जानते हैं कि हर साल 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के रूप में भी मनाया जाएगा। तो इस तरीके से इसरो के बारे में ये सब उपलब्धि आ सकता है। इसरो की सामाजिक आर्थिक उपलब्धि क्या है, इसरो का अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की उपलब्धि क्या है, सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में इसका क्या उपलब्धि है, इस तरीके से क्वेश्चन अब तक की उपलब्धि के बारे में पूछ सकता है।